जैसा कि हम जो अपना इतिहास का दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन में हम जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में हम जान रहे थे कि वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, वहां की जो नगरीय जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी। अब उसी में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। यानी अंतिम टॉपिक मैंने क्या छोड़ा था बेटा, बता दीजिए एक बार मेरे को। बेटा आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आप लोगों की। गृहपति पूरा हो गया था सर। अच्छा, गृहपति पूरा हो गया क्या? यस सर। फिर उसके बाद में अच्छा ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। हाँ सर। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं अपन पढ़ रहे थे कि उस समय का जो तत्कालीन ग्रामीण समाज था उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं होती थी, कौन से व्यक्ति क्या कार्य करते थे। गृहपति होता था जो घर का मुखिया होता था, और वो घर के जो भी सभी कार्य होते थे उसके ऊपर क्या रखता था, अपना नियंत्रण रखता था। उसके बाद में जो आरंभिक जो अपना तमिल संगम साहित्य है उनमें भी ये बताया गया है कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, और इस तमिल संगम साहित्य में भी विभिन्न प्रकार के लोगों को क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। पहला मैंने आपको लिखा दिया था वेल्लार, वेल्लार लिखाया था ना, वेल्लार बड़े जमींदार, यहां तक लिखवा दिया था। वेल्लार जो कि क्या थे, एक प्रकार से बड़े जमींदार जो कृषि व्यवसाय करते थे, कृषि और व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में एक और लिख लीजिए आप, हलवाहा, हलवाहा, हलवाहा जिनको कहा जाता है हलवाहा कह दो या उलवर, हलवाहा या उलवर, जो होते थे दास, ठीक है। हलवाहा जो होते थे वो होते थे आपके दास, भूमिदान, और नए संभ्रांत व्यक्ति, ठीक है। भूमिदान, नए संभ्रांत, ग्रामीण ये इसमें होते थे। ये लिख लीजिए आप बेटा, इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई कि जो तमिल संगम साहित्य है उसमें इस चीज का जिक्र किया गया कि गुप्त काल में बहुत समाज के जो लोग थे, अलग अलग प्रकार के जो लोग थे वो रहते थे, जिनमें विशेष रूप से वेलार जो बड़े जागीरदार होते थे, हलवा या उलवर जिनमें दास, भूमिदान और देश संभ्रांत ग्रामीण शामिल होते थे। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है भूमिदान, इस चीज के बारे में जानेंगे अपन कि भाई भूमिदान क्या चीज है, ये क्यों किया जाता था और किसको किया जाता था, भूमिदान करने के पीछे की वजह क्या थी, ये चीज हम जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए भूमिदान, इसमें लिख लीजिए कि जो भूमिदान है, भूमिदान अधिकतर, भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों, अधिकतर ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों और
धार्मिक संस्थाओं को किया जाता था। याद रखेंगे कि जो उस समय जो बड़े बड़े जमींदार, राजा या शासक वर्ग जो होता था, वो क्या करते थे, भूमि दान करते थे, भूमि देते थे। और वो भूमि किसको दी जाती थी, या तो ब्राह्मण कुल से हो या फिर कोई भी धार्मिक संस्थान हो। बेटा लिख लीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ी एक चीज और डाल दीजिए कि भूमिदान के प्रमाण भी मिले हैं। यानी उस समय जो शासक या जो राजा वर्ग था, वो जो भूमिदान करता था, उसके वहां पर प्रमाण भी मिले हैं। अब प्रमाण के रूप में आप देख लीजिए, कोई भी ताम्र पात्र जो ताम्र पत्र है वो हो, या कोई भी अभिलेख हो जिसके ऊपर इस चीज का जिक्र किया गया हो कि उस समय ब्राह्मणों को भूमिदान किया जाता था। तो यानी कि आप लिखेंगे कि भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और प्रमाण में क्या है, अभिलेख पत्थरों पर या ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण। यानी कि जो भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वो कहां पर है, एक तो अभिलेख जो लिखे जाए पत्रों पर, और एक है ताम्र पात्र के ऊपर उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मिला है, ऐसे लिख लीजिए। बेटा समझ में आ रहा है, भूमिदान यानी कि भूमिदान का मतलब मैं आपको यहां लिखा रहा हूं कि जो भूमिदान होती थी वो अधिकतर ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी, और उस समय तत्कालीन जो भूमिदान होती थी उसके प्रमाण भी हमें मिले हैं। कुछ अभिलेखों में इसका जिक्र किया गया है, और कुछ ताम्र पत्रों में जो उत्कीर्ण अभिलेख है या लेख लिखे हुए हैं उनमें भी भूमिदान का जिक्र किया हुआ है। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। लिख लीजिए, आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। यानी प्रारंभिक जो अभिलेख थे, आरंभिक, वो कौन सी भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। ठीक है, फिर लिख लीजिए, 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेख संस्कृत, यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद जो अभिलेख लिखे गए थे वो संस्कृत हो गया, आपके तमिल हो गया, और तेलुगु भाषाओं में लिखे गए। संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषा में। यानी आरंभिक जो अभिलेख वो तो लिखे गए थे संस्कृत में, और उसके बाद में जो अभिलेख लिखे गए कुछ वो तमिल भाषा में और तेलुगु भाषा में भी लिखे गए। लिख लिया बेटा? यस सर। भूमिदान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे
कि भूमिदान किस प्रकार से होता था। अब यहाँ पर एक लॉजिक आता है कि क्या महिलाएं भूमि के अधिकारी होती थी या फिर महिलाओं को भी क्या भूमिदान करने का अधिकार था, क्योंकि अपन तो अपने शास्त्रों में जानते हैं, पुराने शास्त्रों में जो पिता की संपत्ति होती थी उसके ऊपर पुत्र का अधिकार होता था। लेकिन इसमें एक चीज आती है कि क्या भूमिदान महिलाओं के द्वारा भी किया जाता था, या फिर महिला ने अगर दान किया है तो क्या महिला के नाम थी जमीन। तो इस चीज का एक एग्जाम्पल मिलता है, लिख लीजिए आप, उदाहरण, यानी भूमिदान का उदाहरण, भूमिदान का उदाहरण लिख लीजिए आप। इस उदाहरण में आप लिख लीजिए कि जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने अपनी पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह है। इसमें आप लिख लीजिए कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह है दक्कन के वाकाटक परिवार में किया था। देखो भूमिदान का यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या महिलाएं भी भूमिदान करती थी या फिर महिलाएं भी भूमि की मालिक होती थी। तो इसका एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं कि जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी बेटी थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्त, उसका जो विवाह किया उसने, वो किया दक्कन का जो वाकाटक परिवार था वहां पर। अब देखो उसने वहां पर क्या किया, लिख लीजिए कि संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार, संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं होता था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं होता था। ठीक है, एक चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि संस्कृत जो धर्मशास्त्र वो क्या कहता है कि जो भूमि है उसके ऊपर महिलाओं का अधिकार नहीं होता था। यानी अब तो कई नियम और कई ऐसे कानून बन गए जिसमें महिलाओं को संपत्ति का बराबर अधिकारी माना गया है, लेकिन पहले जो हमारे धर्मशास्त्र थे संस्कृत में लिखे हुए उनमें कहीं भी महिलाओं को भूमि का अधिकारी नहीं माना गया था, यानी महिलाओं की भूमि के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा दिया है प्रभावती गुप्त का कि संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो लिखिए इसमें परंतु अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी। परंतु अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी
और प्रभावती ने भूमि दान भी किया, और प्रभावती ने भूमि दान भी किया। यानी अपन यहां पर भूमि दान के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो भूमि दान होता था वो ब्राह्मणों को और धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था, और इसके प्रमाण भी हमें अभिलेखों में ताम्र पत्रों से मिला है कि उस समय भूमि दान किया जाता था। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि क्या महिलाएं जमीन की मालिक होती थी या वो भी क्या भूमि दान करती थी? संस्कृत धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि महिलाएं भूमि के ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकती थी, लेकिन इसका उदाहरण क्या दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती, वो खुद एक जमीन की मालकिन थी, जो कि पहले क्या था कि जमीन की मालकिन महिला नहीं हो सकती, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल क्या मिला है कि नहीं, उस समय महिलाएं भी क्या थी, कुछ महिलाएं जो क्या थी, जमीन की या भूमि के ऊपर अपना अधिकार रखती थी और वो भूमि दान भी करती थी। ठीक है भाई, अभिलेखों की जानकारी के अनुसार प्रभावती गुप्त भूमि की मालकिन थी और वो दान भी किया। अब इसमें एक चीज आती है, शायद हो सकता है कि प्रभावती गुप्त महारानी थी, रानी थी, तो इस चक्कर में उसकी जमीन नाम की गई हो, या रानी थी तो रानी दान भी कर सकती है, ये चीज है। तो कहने का मतलब उदाहरण भी दे दिया और एक शंका भी पैदा कर दी कि शायद भाई जो प्रभावती जमीन की मालकिन थी या उसने दान दिया, उसके पीछे लॉजिक हमारा क्या है कि प्रभावती गुप्त क्या थी, रानी थी, और रानी होने के मामले में हो सकता था कि वह जमीन की मालकिन बन गई और उसने जमीन जो थी वो क्या है, दान भी कर दी। और यह हो सकता है कि जो हमारे धर्मशास्त्र है, हमारे धर्मशास्त्र क्या है, उनका जो सिस्टम है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लागू होता है। तो इसलिए हो सकता है कि जिस जगह वाकाटक नरेश की महारानी जब बनी है प्रभावती, तो हो सकता है वहां का सिस्टम अलग होगा। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया है कि जो भूमिदान होता था वो किस प्रकार से होता था, किसे भूमिदान किया जाता था, क्या महिलाएं भी भूमिदान करती थी, उसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको बता दिया है। हो गया बेटा? आगे चले? यस सर। ठीक है, यहां तक लिख लिया ना? और लिखिए कि भूमिदान के अभिलेख, भूमिदान के अभिलेख, भूमिदान के अभिलेख, भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं। अलग अलग भूमिदान के जो अभिलेख है वो क्या है, देश के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई है। ठीक है, यानी भूमिदान के बारे में जान रहे हैं, भूमिदान किसको दिया जाता था, भूमिदान के जो उल्लेख है, हमारे कई अभिलेख है उनमें भी इस चीज का उल्लेख है कि उस समय भूमिदान किया जाता था। और भारत के कई क्षेत्रों में कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जहां पर ये पता लगता है कि इन क्षेत्रों में राजा या जो जमींदार था उनके द्वारा ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को क्या दिया जाता था, भूमिदान दिया जाता था। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो भूमि थी वो दान के रूप में दी गई थी, यानी देने के उल्लेख मिले हैं। अब जैसे अलग अलग का मतलब है कि कुछ स्थानों पर लिख लीजिए, कुछ स्थानों पर
कुछ स्थानों पर बहुत छोटी, कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी गई है। बहुत छोटी भूमि दान में दी है। कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी गई है या दी है, और कुछ स्थानों पर बड़ी बड़ी भूमि दान में दी है, और कुछ स्थानों पर बड़ी बड़ी भूमि दान में दी है। अब देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूमि दान में दी गई है। तो भूमि दान के बारे में हम जान रहे हैं कि भूमि दान ये हो गया, किसको दिया, अभिलेखों में इसकी जानकारी है। जो भूमि दान होता था वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता था। कुछ स्थानों पर जो भूमि दान में दी जाती थी वो बहुत छोटी भूमि दी जाती थी, और कुछ स्थानों पर जो दान में जमीन दी जाती थी वो क्या है, बड़े बड़े भूमि के क्षेत्र दान में दिए जाते थे। लिख लिया बेटा? यस सर। लिखिए बेटा नेक्स्ट। अब देखिए भूमि दान हो गया। अब इसमें लॉजिक आ रहा है कि जो भूमि दान लोगों को किया जाता था, या जो लोग भूमि दान प्राप्त करते थे, उनके जो अधिकार है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तित होते रहते थे। यानी कि अलग किसी एक जगह जाओ तो वहां पर जो भूमि दान प्राप्त कर रहे हैं उनके अधिकार अलग होते थे, किसी दूसरी जगह जाओ जहां पर जो भूमि दान लेता था उसके अधिकार अलग अलग होते थे। यानी भूमि दान को लेकर भी जो भूमि प्राप्त कर रहे हैं या जो दान प्राप्त कर रहे हैं उनके अधिकार अलग अलग जगह पर बदलते रहते थे। अब कुछ जो इतिहासकार हैं इस भूमि दान को लेकर तर्क वितर्क कर रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो भूमि दान है उसके प्रभाव को लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया। तो ये विवाद का कारण ये रहा कि कुछ लोग तो क्या कहते थे कि भूमिदान इसलिए होता है, कुछ लोग कहते थे भूमिदान इसलिए किया गया है। कुछ लोग कहते थे, कुछ इतिहासकार, कि जो भूमिदान है कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजा ने क्या किया, जमीन दे दी और आप खेती करो, कृषि उपज बढ़ेगी। एक ये होता है कि राजा ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कि भाई अब मेरा प्रभुत्व कमजोर हो गया है, कैसे मैं लोगों को अपनी ओर करूं, तो इस लालच में भी राजा ने क्या कर दिया, जमीन देना प्रारंभ या जमीन दान करना प्रारंभ कर दिया। और जिसको जमीन दी गई तो वो किसके पक्ष में हो जाएगा, राजा के पक्ष में जाएगा। तो इतिहासकारों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। कुछ इतिहासकार तो क्या कहने लग गए कि जो भूमिदान किया गया, यानी कुछ इतिहासकारों के द्वारा क्या कहा गया कि जो भूमिदान दिया गया है वो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है कि हम जमीन देंगे, वो प्रोत्साहित होंगे तो वो क्या करेंगे, खेती करेंगे, खेती करेंगे तो उपज बढ़ेगी। एक तो ये हो गया। या फिर हो सकता है कि कुछ भूमिदान ऐसा किया गया, कुछ राजा क्या है उसकी शक्ति कमजोर हो गई और अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए या अपने राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए उसने क्या कर दिया, भूमिदान करना प्रारंभ कर दिया, ताकि जिसको जमीन दी है उसका समर्थन प्राप्त कर सके। तो दो वजह बताइए, एक तो प्रोत्साहन के लिए कि भाई खेती कर ले, ठीक है, उपज बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा, ठीक है, वो चीज होगी। एक होता है कि जब राजा की शक्ति कम हो गई, राजनीतिक प्रभुत्व कम हो गया, तो उसने क्या किया, अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए लोगों, भाई किस तरह से लोग उसका समर्थन करें, तो उसने क्या कर दिया, भूमि लोगों को दान करना प्रारंभ कर दिया, ताकि जिनको दान दिया है वो उसका समर्थन करना प्रारंभ कर देवे। समझ में आ गया? इसमें एक टॉपिक लिख लीजिए, इतिहासकारों में इतिहासकारों में इतिहासकारों में
भूमि दान के प्रभाव को लेकर विवाद। इतिहासकारों में भूमि दान के प्रभाव को लेकर विवाद, यानी कि जो भी इतिहासकार थे भूमि दान को लेकर क्या था, उनके बीच में विवाद था। कि एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि क्या विवाद था, कि कुछ इतिहासकार तो कह रहे थे कि भाई प्रोत्साहन देने के लिए, खेती बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, भूमि दान कर दिया होगा। या फिर कुछ ऐसे कहते हैं कि जो राजा की जो शक्ति थी उसका प्रभुत्व तो क्या हो गया था, कम हो गया, राजा का प्रभुत्व कम हो गया, अपने आप को दुर्बल समझने लग गया। तो उसने सोचा कि यार किस तरह से मैं जनता का समर्थन प्राप्त करूं, तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने क्या कर दिया, भूमि का दान करना प्रारंभ कर दिया। तो दो तर्क हो गए। तो ये आप लिख लीजिए कि इतिहासकारों में भूमि दान के प्रभाव को लेकर विवाद। पहला लिख लीजिए, कुछ इतिहासकार, पहला कुछ इतिहासकार कुछ इतिहासकार कुछ इतिहासकार कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ इतिहासकारों के अनुसार शासक कुछ इतिहासकारों के अनुसार शासक भूमिदान के द्वारा भूमिदान के द्वारा भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तथा कुछ इतिहासकारों के अनुसार तथा कुछ इतिहासकारों के अनुसार तथा कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान एक संकेत है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने का। इसीलिए राजा समर्थन प्राप्त करने के लिए इसीलिए राजा समर्थन प्राप्त करने के लिए भूमिदान करते थे। इसीलिए राजा समर्थन प्राप्त करने के लिए भूमिदान करते थे। बेटा लिख लिया। लिख लिया बेटा यहां तक? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर, लिख लिया। यानी कि समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि जो मैंने चीज बताई कि भूमिदान को लेकर विवाद हो गया इतिहासकारों में। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो राजा था वो भूमिदान इसलिए करता था कि कृषि को क्या मिल जाए, प्रोत्साहन हो जाए या कृषि को बढ़ावा मिल जाए। और कुछ इतिहासकार ये कहते थे कि राजा जो भूमिदान करता था उसके पीछे कारण क्या था कि उसका जो राजनीतिक प्रभुत्व था वो क्या हो गया, कम हो गया। इस राजनीतिक प्रभुत्व के कम होने की वजह से जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, भूमिदान करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, लिख लिया यहां तक? अब एक शब्द बेटा अग्रहार।
लिख लीजिए अग्रहार। ये अग्रहार क्या है? भूमिदान की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि भूमिदान से रिलेटेड शब्द है ये अग्रहार। यानी अग्रहार का मतलब है कि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा या जमीन का वो भाग जो दान के रूप में दिया जाता था। यानी कि अग्रहार का मतलब यह है कि जमीन का वह टुकड़ा या भाग जो दान के रूप में किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों या फिर धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। याद रखेंगे अग्रहार। तो आप लिख लीजिए अग्रहार में आप लिख लीजिए बेटा, समझ में आ जाएगा। वह भूभाग, अग्रहार का मतलब है वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता हो। वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता है। यानी पहले भूमिदान किया जाता था और भूमिदान में जो भाग ब्राह्मणों को दिया जाता था वो क्या कहलाता था? अग्रहार। ठीक है, वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता है। लिख लिया? यस सर। ब्राह्मणों से, इसमें लिख लीजिए ब्राह्मणों से भूमि कर, ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर, ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर वसूल नहीं किए जाते थे। यानी कि उस समय में ब्राह्मण को दान दिया जाता था और ब्राह्मण से किसी भी प्रकार का ना तो भूमि कर लिया जाता था या अन्य किसी प्रकार का कोई कर लिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। देख लिया बेटा? यस सर। अब देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये भूमिदान हो गया बेटा, भूमिदान कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नगर एवं व्यापार। नगर एवं व्यापार। अच्छा, नगर एवं व्यापार आ गया क्या? अब नगर एवं व्यापार में लिख लीजिए बेटा, नगर एवं व्यापार। यानी कि वहां के जो नगर थे और जो व्यापार होता था वो किस प्रकार से होता था। लिख लीजिए नगर एवं व्यापार। इसमें लिख लीजिए कि नए नगरों का विकास हो चुका था। लिख लीजिए बेटा जल्दी जल्दी, नए नगरों का विकास हो चुका था। नए नगरों का विकास हो चुका था तथा अधिकांश नगर, नए नगरों का विकास हो चुका था तथा अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। नए नगरों का विकास हो चुका था तथा अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। लिख लिया? यस सर। लिखो ज्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे। ज्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे, ज्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे। यानी ऐसी जगह जहां से आसानी से आवाजाही हो सके। ज्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे हुए थे और अधिकांश जो नगर थे वो क्या थे? महाजनपदों की राजधानियां। सबसे पहले लिख लीजिए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कोष्टक में पटना कहां बसा हुआ था? नदी के किनारे। लिख लीजिए नदी के किनारे। पाटलिपुत्र में लिख लीजिए नदी के किनारे। उज्जैनी, इसमें लिख लीजिए भूतल मार्ग के किनारे। भूतल मार्ग के किनारे।
उज्जैनी में लिख लीजिए भूतल मार्ग के किनारे। नेक्स्ट है पुहार, समुद्र तट के किनारे। पुहार, समुद्र तट के किनारे, या जल्दी से लिख लीजिए बेटा और लेफ्ट हो जाना। पुहार है समुद्र तट के किनारे, पुहार समुद्र तट के किनारे। और नेक्स्ट है मथुरा, पुहार समुद्र तट के किनारे। नेक्स्ट है मथुरा, जो है व्यावसायिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र, व्यावसायिक